एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर द लास्ट लेसन के most important MCQ question for our board exams. Okay, so this is a full revision video in which we will do the most important concept based, statement based, case based, reason assertion, all the types of MCQ question that are most important for our board exams. Okay, and अगर आपको last lesson की summary revise करनी है, okay guys, so I have pinned the summary in the description box. मैंने short sentences में पैराग्राफ में जो है लास्ट लेसन की समरी जो है पेस्ट कर दिया सो दैट यू कैन रिवाइज इट. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक कर सकते हो. प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12 इंग्लिश की प्लेलिस्ट गिवन है जिसमें मैंने क्लास 12 इंग्लिश का फुल सिलेबस पढ़ा रखा है. तो आप जाके सिलेबस पढ़ सकते हो, समरी भी रीड कर सकते हो और साथ के साथ MCQ प्लेलिस्ट इज ऑल्सो गिवन जिसका नाम है सैम्पल क्वेश्चन रिवीजन प्लेलिस्ट, जहां पे लेके सभी चैप्टर के MCQ क्वेश्चन मिल रहे हैं प्लस राइटिंग सेक्शन के MCQs भी. ओके, तो चेक आउट द प्लेलिस्ट. राइटिंग सेक्शन पढ़ना है उसकी प्लेलिस्ट गिवन है, लिटरेचर पढ़ना है उसकी प्लेलिस्ट गिवन है, MCQs करने हैं प्लेलिस्ट गिवन है, रिविजन कर रहे हैं तो समरी भी गिवन है. तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड लेट्स रॉक आवर बोर्ड एग्जाम्स. ओके गाइस, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है. एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन बहुत जरूरी है. तो फर्स्ट टू क्वेश्चन बैंक के हैं एंड बाकी भी लेटेस्ट पैटर्न वाली है. तो लेट अस रिवाइज द होल चैप्टर एंड लेट अस डू इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस. The first question is, France saw a huge crowd assembled in front of the bulletin board but did not stop. How would you evaluate his reaction? यानी कि उसने देखा कि भीड़ लगी है बट फिर भी उसको नज़रअंदाज करके चला गया. तो उसका रिएक्शन से आप क्या पता लगा सकते हो? ABCD स्टेटमेंट गिवन है, लेट अस सी. ऑप्शन ए, फ्रांस वॉज टू लिटिल टू केयर अबाउट द न्यूज़ ऑफ लॉस बैटल. उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था लॉस बैटल की न्यूज़ जाने में. ऑप्शन बी, नोबडी इन फ्रांस फैमिली वॉज इन द आर्मी सो इट डज नॉट मैटर. उसकी फैमिली में कोई था ही नहीं आर्मी का तो इसलिए कुछ उसको न्यूज़ से मतलब नहीं था. ऑप्शन सी, बैड news had become very normal so he went about his task. ये ऑप्शन डी, it was too crowded for France to find out what news was up on the board. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? यस, C1. देखो फ्रांस को पता था कि जो वो बुलेटिन बोर्ड है वहाँ से यूजुअली बैड न्यूज़ आती रहती है. तो करेक्ट आंसर है C1. बैड न्यूज़ हैड बिकम वेरी नॉर्मल सो ही वेंट अबाउट हिज टास्क. तो उससे स्कूल जाने के लिए लेट हो रही थी, उसे पता था बुलेटिन बोर्ड पे कोई और नई बैड न्यूज़ आई होगी तो इसलिए वो सीधा अपने स्कूल के लिए चला जाता है. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज हियर. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बैंक का एंड ये मैंने क्विक क्विज में भी पुटअप करा था, ईडियम रिलेटेड क्वेश्चन. तो लेट अस सी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईडियम्स माइट डिस्क्राइब द विलेजेस एक्ट ऑफ कमिंग टू द लास्ट लेसन मोस्ट एक्यूरेटली. कि जो लास्ट लेसन वाले डे पे विलेजेस बैक बेंचेस पे आके बैठे थे, इस पे कौन सा ईडियम, कौन सा मुहावरा सेट बैठता है? Too good to miss, too little, too late, too many cook spoils the broth या too cool for school. तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा गाइज? यहाँ पे करेक्ट आंसर है B1, too little, too late. एंड इस ईडियम का गाइज बेसिकली मीनिंग यहाँ पे ये है दैट विलेजेस आए क्लास में बट बहुत लेट आए, अब समय निकल चुका था उनके हाथ में से एंड तब जब वो क्लास में आके चाह रहे हैं कि हम फ्रेंच लेसन को अटेंड करें तो इट वॉज टू लिटिल टू लेट फॉर देम. तो विद दिस गाइज लेट्स सी क्वेश्चन नंबर. फ्रांस वॉज फिल्ड विद रिपेंटेंस एंड गिल्ट ऑन द लास्ट डे ऑफ फ्रेंच क्लास. ये हमें असर्शन गिवन है एंड रीजन गिवन है, एज ही डिड नॉट स्टडी फ्रेंच व्हेन ही हैड टाइम he wasted his time in seeking bird's egg and sliding on the star. Okay guys, तो यहाँ assertion reason पढ़ते ही समझ में आ गया, दोनों ट्रू है. हाँ, फ्रेंच को बहुत गिल्ट हो रहा था लास्ट लेसन वाले दिन कि मैंने अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया है बर्ड्स के एग कलेक्ट करने में और मजे करने में. तो A एंड R दोनों ट्रू है एंड रीजन एक्सप्लेनेशन भी है A का. तो यहाँ पे हमें कौन सा वाला ऑप्शन ढूंढना है जिसमें A एंड R ट्रू होंगे? R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. तो लेट्स सी ऑप्शन A में क्या गिवन है? व्हेन बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. B में गिवन है हमें हमारा आंसर व्हेन बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द explanation of A. तो correct answer B1. What did France find on reaching the classroom? Strange quietness, soldiers, strange people या D, no one. तो क्या होता है जैसे ही वो क्लास में एंटर करता है वो देखता है कि देयर वाज अ सडन स्ट्रेंज क्वाइटनेस. तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? A1. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 नाउ. व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू फ्रांस. यानी कि फ्रांस को हम ये एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, यानी कि वो फ्रांस की क्वालिटी नहीं है. फ्रांस डिड नॉट लाइक स्टडिंग, ही वुड रादर एंजॉय नेचर. तो ये तो करेक्ट है. फ्रांस लव्ड हिज टीचर अ लॉट, फ्रांस रिग्रेटेड दैट ही डिड नॉट स्टडी फ्रेंच एट ऑल. यहाँ ये भी करेक्ट है. फ्रांस वाज अ नॉटी स्टूडेंट गाइज, ये भी करेक्ट है. जो यहाँ पे स्टेटमेंट जो एट्रीब्यूशन नहीं है हमारे फ्रांस का वो क्या है? B1 की फ्रांस लव्ड हिज टीचर अ लॉट. फ्रांस खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि मुझे पहले एम हैमेल सर अच्छे नहीं लगते थे बट लास्ट लेसन वाले दिन वो मुझे सडनली बहुत अच्छे लगने लग जाते हैं. मैं उनकी सारी रूलर्स एंड क्रैंकी बिहेवियर को भूल जाता हूँ. तो पहले वो पसंद नहीं करता था कि एम हैमेल सर को, लास्ट लेसन वाले डे पे जो है
वो उनको पसंद करना स्टार्ट करता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? B1। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। हैमिल ब्लेम हिमसेल्फ। हैमिल सर ने खुद को क्यों ब्लेम करा था? ऑप्शन ए फॉर नॉट हैविंग टॉट देम इनफ फ्रेंच, कि उन्होंने अच्छे से फ्रेंच नहीं पढ़ाई। ऑप्शन बी फॉर नॉट बीइंग स्ट्रिक्ट, कि वो स्ट्रिक्ट टीचर नहीं थे। ऑप्शन सी फॉर नॉट बीइंग रिस्पॉन्सिबल, कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। ऑप्शन डी फॉर गिविंग स्टूडेंट्स हॉलीडेज एट टाइम्स, या फिर बच्चों को वो कभी कभी छुट्टी दे दिया करते थे इस वजह से। तो ये तो ईजी है, ये आप मुझे बताओ कॉमेंट्स में। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not until then, when I had got a little over my fright, did I see our teacher had on his beautiful green cloth, his frilled shirt, etc. etc. ये हमें केस गिवन है। Who is the teacher? कौन है ऊपर टीचर? M. Hamel sir, Franz, Hauser, Alfonso Daudet. Correct answer M. Hamel sir. Let's see question number 2. Why he was dressed in his formals? वो अपने formals में क्यों dressed थे? A for he had to attend a wedding. B for it was his last lesson in French. C for he had to attend an award ceremony. या D for he had to juggle in inter-school competition. तो correct answer क्या होगा? Or it was his last lesson. Correct answer B1. Let's see next question. How did the whole school seem? कैसा लग रहा था? Strange, solemn, quiet, ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर होगा D1, यानी कि बहुत शांति थी। समय पे कैसा था? बहुत ही स्टिल एंड क्वाइट था। तो ये तीनों ही वर्ड सिनोनियम्स है स्टिल क्वाइट के। तो करेक्ट आंसर D1। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। द टीचर प्रोफेस, यानी कि M. हैमिल सर कौन सी लैंग्वेज पढ़ाते थे? फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश, स्पेनिश। करेक्ट आंसर A1 फ्रेंच। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट डज द वर्ड What does the phrase Vive la France from the prose the last lesson represent? Vive la France का मीनिंग क्या है? Save France, France is my Hans, France will be defeated, long live France. तो guys आंसर नंबर D, long live France. Let's see next question, our next case. While I was wondering about it all, M. Hamel mounted on his chair in the same grave and gentle tone which he had used to me. My children, this is the last lesson I shall give you. The order came from Berlin to teach only German in schools of Alsace and Lorraine. The new masters come tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. What a thunderclap these words were to me. तो ये फुल हमने रीड कर लिया है अपना केस। लेट्स सी द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। हु इज द आई इन द गिवन एक्सट्रैक्ट? अब आप देखो आई ना 2 बार यूज हुआ है इस एक्सट्रैक्ट में। एक बार यहाँ while I was wondering about it all, M. Hamel mounted on chair, तो एक बार यहाँ पे यूज है। दूसरी बार देखो यहाँ हुआ है जब M. Hamel सर बात कर रहे थे। यहाँ पे आप देखो My children, this is the last lesson I shall give you। तो 2 बार I यूज हुआ है इस चैप्टर में, यानी कि इस वाले केस में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि आपको बताना है कि 2 बार जो I यूज हुआ है तो वो किसने यूज करा है 2 बार I, यानी कि एक बार नरेटर के लिए यूज हुआ है, एक बार फ्रांस के लिए यूज हुआ है, या एक बार फ्रांस के लिए और M. Hamel सर के लिए। ये आपको पहचानना होगा, ठीक है। तो इफ अकॉर्डिंग टू यू ओनली 1 and 2, यानी कि अगर नरेटर एंड फ्रांस ने आई यूज करा है देन मार्क फर्स्ट वन। इफ अकॉर्डिंग टू यू सेकंड एंड थर्ड, यानी कि फ्रांस एंड M. Hamel सर ने आई यूज करा है देन बी। इफ अकॉर्डिंग टू यू ओनली 2, यानी कि सिर्फ फ्रांस के लिए आई यूज हुआ है देन सी। एंड इफ 1 and 3, बट वी नो दैट 2 बार आई यूज हुआ है। पहली बार तो फ्रांस ने अपने लिए यूज करा वाइल आई वॉज वंडरिंग, और दूसरी बार M. Hamel सर ने क्या कहा? आई विल टीच यू द लास्ट लेसन टूडे। तो एक बार फ्रांस के लिए यूज हुआ है, एक बार M. Hamel सर के लिए यूज हुआ है। तो कौन से ऑप्शन में फ्रांस एंड M. Hamel गिवन है? हमें सेकेंड एंड थर्ड में। अब आप यहाँ पे फाइंड करो कौन से ऑप्शन में सेकेंड एंड थर्ड गिवन है। B1 में गिवन है, तो करेक्ट आंसर हमारा B1 होगा। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 13। द ग्रेव एंड जेंटल टोन ऑफ M. Hamel इज अ टेस्टिमनी ऑफ हिज। तो उनकी जो ग्रेव एंड जेंटल टोन थी वो क्या शो कर रही है? रियलाइजेशन ऑफ सेंस ऑफ लॉस, सेल्फ रियलाइजेशन हाउ ही नेग्लेक्टेड हिज ड्यूटीज, ग्रेटनेस एज अ टीचर। तो आपको क्या लग रहा है कि उनको लॉस फील हो रहा था, उन्हें रियलाइज हो रहा था कि कभी कभी उन्होंने अपनी ड्यूटीज को नेग्लेक्ट करा है, उनकी ग्रेटनेस एज अ टीचर क्या शो कर रहा है ये? अब ओनली 1, ओनली 2 एंड 3, या फिर ओनली 1 एंड सेकेंड। टोन इतनी ग्रेव एंड जेंटल, तो करेक्ट आंसर होगा D1, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको रियलाइज हो रहा था सेंस ऑफ लॉस दैट आज के बाद वो कभी भी फ्रेंच लेसन नहीं पढ़ा पाएंगे। एंड सेकेंडली थोड़ा बहुत उन्हें ये भी लग रहा था दैट उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ को नेग्लेक्ट करा व्हेन ही रियलाइज दैट उनको आज के बाद तो कभी फ्रेंच पढ़ाने को नहीं मिलेगा, बट कभी कभी वो स्टूडेंट्स को छुट्टी दे दिया करते थे जब उन्हें बाहर जाना होता था। तो वो रियलाइज करते हैं अपनी गलती को भी और अपने सेंस ऑफ लॉस को भी, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इसलिए उनकी टोन कैसी होती है? ग्रेव एंड जेंटल। तो हाउ वुड यू डिस्क्राइब फ्रांस टोन व्हेन ही सेड व्हाट अ थंडरक्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी? तो फ्रांस की टोन कैसी थी जब वो कहता है व्हाट अ थंडरक्लैप? ही वाज एंग्री, ही वाज ग्लूमी, ही वाज परप्लेक्स, या फिर ही वाज इरिटेटेड। तो करेक्ट आंसर है C1 दैट वो परप्लेक्स था। अब परप्लेक्स्ड का मतलब क्या होता है गाइस? परप्लेक्स मतलब होता है बहुत ज़्यादा पजल था वो, एकदम से कहते हैं व्हाट अ थंडरक्लैप, उसे यकीन ही नहीं होता कि उसने क्या सुना है। तो परप्लेक्स का मैंने यहाँ रियल मीनिंग भी लिख दिया, मतलब क्या है इसका? वेरी पजल्ड, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन इज कॉल्ड अ थंडर क्लैप बाय फ्रांस? कौन से ऑर्डर को फ्रांस ने थंडर क्लैप बोला? द ऑर्डर ऑफ क्लोजिंग स्कूल फॉर अ मंथ,
द ऑर्डर ऑफ स्टॉप टीचिंग फ्रेंच, द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूटिंग एनीवन एल्सेज इन फ्रांस, या ऑर्डर ऑफ डिमोलिशिंग द स्कूल बिल्डिंग? तो करेक्ट आंसर कौन सा है? यस, B1, द ऑर्डर ऑफ स्टॉप टीचिंग फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 16, दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल hung from the rod at the top of our desk. In the given sentence which literary device has been used? तो आपको बताना है कौन सा लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर यूज हुआ है। तो गाइस आपको ऑप्शंस गिवन है एलिट्रेशन, मेटाफर, सिमिली, बोथ ए एंड सी। तो अब लिटरेरी डिवाइस पे क्वेश्चन आ ही गया है, तो पहले मैं आपको बता दूं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो, पिंड कमेंट को चेक करो। मैं लिटरेरी डिवाइस एंड पोएटिक डिवाइस पे एक बेस्ट वीडियो क्रिएट कर चुकी हूँ फॉर ऑल ऑफ यू। आई होप कई बच्चों ने देख भी रखी होगी वीडियो। उसमें मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिटरेरी डिवाइस है जो हमारी बुक में यूज़ हुए हैं, लिटरेशन हो, सिमिली हो, एजोनेंस हो, कॉन्सोनेंस हो, मेटाफर हो, सारे एक्सप्लेन करे, कहाँ कहाँ पे कब यूज़ होते हैं, सब एक्सप्लेन करा है मैंने उसमें। तो आप उस वीडियो को बिफोर योर इंग्लिश एग्जाम जरूर देखना। वीडियो लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, कमेंट में भी, पिंड वाले। तो उस वीडियो को जरूर देखना, पोएटिक डिवाइसेस आपको समझ में आएंगे। अब आपको यहाँ पे पहचानना है कहाँ कहाँ पे पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, एंड हुआ है तो कौन सा हुआ है। तो आई एम टेलिंग यू, सबसे पहला पोएटिक डिवाइस यहाँ यूज हुआ है फ्लैग्स फ्लोटिंग में, और कौन सा हुआ है? एलिट्रेशन। मैंने आपको समझाया था एलिट्रेशन कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें सेम लेटर से जब क्लोजली कनेक्टेड वर्ड स्टार्ट होते हैं तो एलिट्रेशन होता है। जैसे कि हमारे काफ़ी सारी पोएम्स में जो है पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन यूज है। जैसे माई मदर एट 66 में 66 एक एलिट्रेशन है, और बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस हमारे बुक में यूज हुए हैं, बहुत सारे होते हैं गाइस। मैंने आपको हमेशा एग्जांपल दिया, फास्ट एंड फ्यूरियस, मिकी माउस, टाइनी टैन, ये सब क्या एलिट्रेशन है। जब सेम क्लोजली कनेक्टेड वर्ड या साथ में जुड़े हुए जो वर्ड्स होते हैं वो जो है सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे हो तो एलिट्रेशन। अब यहाँ पे आप देखो फ्लैग्स फ्लोटिंग, फ्लैग्स फ्लोटिंग, एफ से फ्लैग, एफ से फ्लोटिंग, क्या है? ये एलिट्रेशन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पोएटिक डिवाइस जो यूज हुआ है गाइस वो है सिमिली। आप ऊपर पढ़ो, दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स, लाइक लिटिल फ्लैग्स। और मैंने आपको बताया है जब भी कंपैरिजन होता है यूजिंग लाइक एंड एज तो वो क्या होता है? सिमिली होती है वो। तो यहाँ पे क्या यूज हुई है? सिमिली, एलिट्रेशन, दोनों यूज हुआ है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? D1, बोथ ए एंड सी। तो अगर आपको लिटरेरी डिवाइस पोएटिक डिवाइसेस समझने हैं तो आप वीडियो देख लो, एंड एग्जाम से पहले आपके सारे पोएटिक डिवाइसेस प्रिपेयर हो जाएंगे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17, कोटेशन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द थीम। ओके, तो पहले हमें कोटेशन ढूंढनी है जो थीम को डिस्क्राइब करी है। व्हाट इज अ नेशन विदाउट अ मदर टंग? द रिदम ऑफ माई बॉडी इज द सेम एज माई मदर टंग। इट इज इन दिस रिदम वेयर आई फाइंड सेंसिटी दैट आई कैन रिटर्न टू माई मदर हु इज एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। ऑप्शन नंबर सी, लैंग्वेज इज द ब्लड ऑफ द सॉइल इनटू विच थॉट्स रन एंड आउट ऑफ विच दे ग्रो। पोइट्री इज द मदर टंग ऑफ द ह्यूमन रेस। सबसे रेलेवेंट कोटेशन है जो इस चैप्टर पे सेट बैठती है, इस चैप्टर की थीम पे सेट बैठती है, वो क्या है? व्हाट अ नेशन विदाउट अ मदर टंग। हम यही तो पढ़े हैं कि अब जो वो एल्सेज एंड लॉरेन के लोग हैं उनको जो है फ्रेंच ही नहीं बोलने दी जाएगी जो उनकी मदर टंग है। तो ये इसी थीम को जो हमारा चैप्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कोटेशन व्हाट अ नेशन विदाउट अ मदर टंग जो है रिप्रेजेंट कर रही है। तो करेक्ट आंसर A1। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18 नाउ। नंबर 18, द बर्ड्स वर chirping at the edge of woods and in the open fields back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling. Which of the following sentence can be said true? तो अब रीड करते हैं इन सेंटेंसेस को एंड लेट्स सी कौन सा ट्रू हो सकता है। एल्सेस बॉर्डर्ड प्रूसिया एंड सो फ्रांस कुड हियर द ड्रिलिंग। यानी कि प्रूशियन सोल्जर्स की आवाज़ इसलिए आ रही थी कि एल्सेस एंड प्रूसिया के बॉर्डर मिल रहे थे आपस में। द प्रूशियन सोल्जर्स हैड स्टार्टेड टू कंस्ट्रक्ट देयर ऑफिशियल बिल्डिंग। आसपास में प्रूशियन सोल्जर्स जो थे बिल्डिंग बना रहे थे, इसलिए उनकी ड्रिल करने की आवाज आ रही थी। एल्सेस लाइक फ्रांस वर अट्रैक्टेड टू द ड्रिलिंग साउंड। ये कह रहे हैं कि जैसे फ्रांस अट्रैक्ट हो गया था ना प्रूशियन सोल्जर्स को देख के, वैसे सब एल्सेस के लोग प्रूशियन सोल्जर्स को देख के अट्रैक्ट होते थे, इसलिए उनकी आवाज सुन रहे थे ड्रिलिंग की। या डी, प्रूशिया हैड वॉन ओवर एल्सेस एंड लॉरेन एंड दस वर प्रैक्टिसिंग टू सेटल देयर अथॉरिटी। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? D1 है गाइज। यहाँ ऊपर हमें ये बताया कि वहाँ जहाँ पे जो पूरा सॉमिल के पीछे वाली जगह थी, यहाँ पे प्रूशियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे। तो आपको इन चारों स्टेटमेंट में से ये ढूंढना है कि क्यों ड्रिल कर रहे थे वो वहाँ पे। तो D1 इज द करेक्ट वन, बिकॉज प्रूशिया जो था वो जीत गया था एल्सेस एंड लॉरेन को, तो इसलिए वहाँ पे प्रूशियन सोल्जर्स आके ड्रिलिंग कर रहे थे। तो करेक्ट आंसर D1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, देन द एंग्लिस एट द सेम मोमेंट ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियन रिटर्निंग फ्रॉम डेल साउंडेड अंडर आवर विंडोज। M. Hamel stooped up very pale in his chair and never saw him look so tall. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 है, what is Angelus? Angelus क्या है? ओके, तो प्रेयर सेड इन द मॉर्निंग, प्रेयर सेड इन द मिडिल ऑफ द डे, प्रेयर सेड इन द इवनिंग, या ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है D1 ऑल ऑफ दीज। आई होप आपको दिख भी गया होगा पहले। तो गाइज दिस इज अ प्रेयर जो कैथोलिक्स जो है दिन में 3 बार जो है प्रे करते हैं, जिसका नाम है एंगलस। ठीक है, तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर भी कर दिया। द एंगलस प्रेयर इज अ फेमस कैथोलिक डिवोशन सेड 3 times each day at dawn, noon and dusk.
दिस इज योर टास्क। आप मुझे बताओगे दैट इनमें से प्रूशियंस कौन थे, रेजिडेंट्स ऑफ जर्मनी, रेजिडेंट्स ऑफ पोलैंड, रेजिडेंट्स ऑफ सम पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया या ऑल ऑफ दीज कंबाइंड। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 21 नाउ। एम हैमेल लुक सो पेल, ही वॉज टायर्ड बाय द एंड ऑफ द क्लास, इसलिए वो पेल लग रहे थे। ही वॉज रिप्लेस बाय जर्मन टीचर, इसलिए वो पेल लग रहे थे। ही वॉज नॉट वेल या फिर ही वॉज टायर्ड ड्यू टू मिसचिफ कॉज बाय द स्टूडेंट। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? येस, B1, बिकॉज ही वॉज रिप्लेस बाय द जर्मन टीचर, उनका लास्ट लेसन का डे था इसलिए वो इतने पेल थे, परेशान थे। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल का मतलब क्या आपको क्वेश्चन नंबर 22 में बताना है। यहाँ पे टॉल से मतलब क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है फ्रांस? आई नेवर लुक हिम सो टॉल, तो उसने कभी भी हैमल सर को इतना सैड नहीं देखा था, एक्साइटेड नहीं देखा था, लाइवली नहीं देखा था या कॉन्फिडेंट नहीं देखा था। तो करेक्ट आंसर येस, A1, उसने कभी भी एम हैमल सर को इतना सैड नहीं देखा था। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 23। नाउ दिस इज अ स्टेटमेंट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 23 एंड यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हमें गिवन है। लेट्स सी द स्टेटमेंट्स एंड देखते हैं हमें ऑप्शंस क्या गिवन है। तो स्टेटमेंट 1 गिवन है, एम हैमेल हैड बीन सब्जेक्टेड टू मेंटल टॉर्चर विद द डिसीजन टू टीच ओनली जर्मन इन एल्सेज एंड लॉरेन। तो ये बोला गया है इसमें कि एम हैमेल को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करा गया था मेंटली बाय द डिसीजन टू टीच ओनली जर्मन in Alsace and Lorraine. And second statement given है, nobody except France was able to realize the pain in M. Hamel's eyes. यानी कि फ्रांस के अलावा किसी और को वो पेन दिखाई नहीं दिया जो एम हैमेल सर जो है जो उनको फील हो रहा था। तो गाइज ये दोनों स्टेटमेंट आपने पढ़ ली। अब लेट्स सी स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। अगर आपके अकॉर्डिंग 1 ट्रू है एंड सेकेंड वाली फॉल्स है तो आप A मार्क करोगे। अगर आपके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट second one is true then mark B। अगर statement 1 and 2 cannot be inferred from the passage, यानी कि जो statement 1 and 2 है हम इसे पैसेज में से इन्फर्ड नहीं कर सकते, यानी कि हमारे चैप्टर में ऐसा कुछ गिवन नहीं है। एंड स्टेटमेंट 4 पे हमें गिवन एंड ऑप्शन डी हमें गिवन है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, यानी कि हम चैप्टर में ये बातें कही गई है, दिस इज ट्रू। तो करेक्ट आंसर गाइज यहाँ पे C1 है। ऐसी दोनों ही बातें हमारे चैप्टर में कहीं मेंशन नहीं है। द स्टेटमेंट 1 and 2 कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, तो करेक्ट आंसर होगा C1। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 24। अगेन स्टेटमेंट क्वेश्चंस। द नरेटर फील सॉरी फॉर एम हैमेल, कि नरेटर फील कर रहे हैं सॉरी एम हैमेल के लिए। एंड सेकंड स्टेटमेंट्स गिवन है, फ्रांस कुड नॉट एक्सेप्ट द फैक्ट दैट ही वोंट बी लर्निंग फ्रेंच एनी लॉन्गर। तो गाइज यहाँ पे आपको पढ़ के ही समझ में आ गया होगा कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। नरेटर भी सॉरी फील कर रहे थे एम हैमेल सर के लिए, फ्रांस को भी बहुत बुरा लग रहा था। तो लेट्स सी द ऑप्शंस। बट 2 इज फॉल्स, तो ये तो नहीं होगा। सेकंड स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट 2 इज ट्रू, ये भी नहीं होगा। C1 पे गिवन है, बोथ दी स्टेटमेंट्स कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द लेसन, तो ये करेक्ट आंसर C1 होगा। दोनों ही स्टेटमेंट हम इन्फर कर सकते हैं अपने चैप्टर से। पुअर मैन, इट वॉज हिज honor on the last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. Now I understand why the old men, the villagers were sitting there in the back, etc. etc. तो आपको बताना है who was the poor man, horser, Frenchman, M. Hamel, blacksmith. Correct answer obviously C1 M. Hamel। ठीक है, तो पुअर मैन कौन है यहाँ पे? M. Hamel है। What kind of feeling were expressed by the villagers when they sat for the class? कैसी फीलिंग थी विलेजर्स में जब वो क्लास ले रहे थे? रिमोर्सफुल, जॉयफुल, एंशियस, कंफ्यूज। ऑब्वियसली A1 रिमोर्सफुल। ओल्ड मैन कम फॉर द क्लास। ओल्ड मैन क्यों आए थे क्लास अटेंड करने? टू ऑनर M. Hamel सर्विस, टू लर्न फ्रेंच लास्ट टाइम, टू सी द कमोशन इन क्लास, टू बिड फेयरवेल टू द टीचर। तो करेक्ट आंसर ऑनर करने आए थे M. Hamel सर की सर्विसेज को, तो करेक्ट आंसर A1। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाई डिड द कंट्री बिलोंग टू देम नो मोर? क्यों उनकी नहीं थी वो कंट्री? बिकॉज दे वर लीविंग द कंट्री, बिकॉज जर्मन हैड टेकन ओवर देयर कंट्री, बिकॉज इट वॉज डिस्ट्रॉयड इन द वॉर, बिकॉज देयर कंट्री वॉज मर्जिंग विद अनदर कंट्री। करेक्ट आंसर B1, बिकॉज जर्मन हैड टेकन ओवर देयर कंट्री। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 29। From the last 2 years, where did all the bad news came from? Bad news हमेशा कहाँ से आती थी? बुलेटिन बोर्ड से, टाउन हॉल से, स्कूल से, एम हैमेल के घर से। करेक्ट आंसर A1, बुलेटिन बोर्ड से। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 30 एंड दिस इज योर टास्क। ठीक है, चूज द स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू। तो गाइज मैंने 2-3 क्वेश्चन ही आपसे पूछे हैं ना, वो तीनों मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। एंड लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 30, चूज द स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू। फ्रांस डिड नॉट लाइक गोइंग टू स्कूल, ही वॉज स्केयर्ड ऑफ एम हैमेल, ही वॉज एक्साइटेड दैट ही वॉज गोइंग टू लर्न जर्मन, या ही वॉज रिग्रेटफुल ऑन द लास्ट लेसन। तो करेक्ट आंसर जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताओ। तो बेसिकली आई थिंक तो मैंने 3 क्वेश्चंस आपसे पुट अप करे हैं इन द कमेंट सेक्शन, तो वो तीनों के आंसर्स आप मुझे कमेंट्स में बताओ। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जब हम रिवीजन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर लॉ स्प्रिंग का। एंड रिवीजन वीडियो को चेक करो, प्लेलिस्ट जो सेकंड पे डली हुई है ना, क्लास 12 सैम्पल क्वेश्चन रिवीजन, उस प्लेलिस्ट को चेक करो। वहाँ पे आपको लास्ट लेसन, लॉ स्प्रिंग, नोटिस राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, हर एक की जितनी भी रिवीजन वीडियोस में क्रिएट करी हूँ ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ वीडियोस मैं वहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो जब भी आपको रिवीजन करना होगा तो आप रिवीजन वीडियोस से जो है एमसीक्यूज का रिवीजन करना होगा, कर सकते हो। एंड अभी भी अगर आपको कुछ आंसर ऐसे थे जो नहीं आते थे, सपोज करो यहाँ मैंने टेस्ट लिया है ये, तो कुछ आंसर अगर आपको नहीं आते थे तो सबसे पहले गाइस एक बार जाके लास्ट लेसन का रिवीजन कर लो, डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो से। 30 मिनट्स की वीडियो है, उसको थोड़ी स्पीड भी हाई करके आप देख सकते हो। आधे घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज कर लो। जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना चैप्टर का, एक
एक एक बात मैंने डिटेल में बताई है, तो आप हर एक क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। तो विद दिस गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंग्लिश बोर्ड एग्जाम। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो वो बैठ के बेस्ट ऑफ लक। इफ यू एनी क्वेरीज टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।